अगर मरीन प्रोडक्ट्स की बात की जाए, समुद्री उत्पादों की बात की जाए, इसमें सबसे जबरदस्त निर्यात देखने को मिला है, जिससे कि तटीय क्षेत्रों के रहने वाले किसानों को फायदा मिला है। और साथ ही हम निर्यात के क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा बेहतर रहे, खासतौर पर झींगे की अगर बात की जाए तो हम इस पर ड्यूटी को घटा रहे हैं ताकि हमारे जो घरेलू उत्पादक हैं उसको फायदा पहुंचे। भारत एक नेचुरल डायमंड्स की कटिंग में भारत विश्व का सबसे बड़ा अग्रणी है। नेचुरल डायमंड्स के क्षेत्र में हम आगे बढ़ रहे हैं, लैब ग्रोन डायमंड्स के आगे बढ़ रहे हैं। इस मौके को हम चाहते हैं कि हमारे उत्पादक भुनाएं, इसलिए हम चाहते हैं कि उनको भी राहत दी जा रही है। Duties on door or dore and bars of gold and platinum were increased earlier this fiscal. गोल्ड और प्लैटिनम पर जो कस्टम ड्यूटी होती है, on articles made therefrom to enhance जो भी the duty सोने से बढ़ा हुआ होता है, सोने के जो उत्पाद होते हैं, प्लैटिनम के उत्पाद होते हैं, उस पर उत्पाद शुल्क बढ़ाया जा रहा है ताकि वो to facilitate availability of raw materials जो कच्चा माल है वो आसानी से उपलब्ध हो सके। स्टील सेक्टर के लिए, इस्पात क्षेत्र के लिए जो कच्चा माल है उसमें हम छूट को जारी रखेंगे। इसमें फेरस स्क्रैप, निकल कैथोड को पर जो छूट मिलती रही है वो जारी रहेगी। इसके अलावा जो छूट वाली बीसीडी होती है कॉपर स्क्रैप पर, वो भी जारी रहेगी ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि जो कच्चा माल है हमारे उद्यमियों को मिलता रहे। जो एमएसएमई सेक्टर के लोग हैं उनको खासतौर पे इसका फायदा मिलेगा। कंपाउंडिंग रबर की अगर बात की जाए, जो कि जिस पर कंपाउंड बेसिक कस्टम ड्यूटी को बढ़ाया जा रहा है, 10 से 25% किया जा रहा है, जो कि नेचुरल रबर के हिसाब से होगा, ताकि सिगरेट की अगर हम बात करें तो राष्ट्रीय कैलामिटी कंटिजेंट ड्यूटी सिगरेट पर 3 साल पहले हमने बढ़ाया था, लगभग तब 16% बढ़ाया गया है। डायरेक्ट टैक्सेस की अगर बात की जाए, अब हम सीधे डायरेक्ट टैक्स पर आते हैं, प्रत्यक्ष कर। इस प्रस्ताव का मकसद स्थिरता लाना है टैक्स की फैसिलिटी के लिए और इसे भी रैशनलाइज करना है ताकि जो उद्यमियों की क्षमता है उसको आगे बढ़ाया जाए, हमारे नागरिकों की जो क्षमता है उसका पूरा इस्तेमाल कर सकें। हम लगातार इसके लिए प्रयास कर रहे हैं। टैक्स पेयर, हमारे जो टैक्स पेयर हैं उनके लिए हम अनुपालन को आसान कर रहे हैं, उनके लिए कंप्लायन आसान कर रहे हैं। टैक्स पेयर पोर्टल पर 72 लाख रिटर्न एक दिन में ही आए थे, लगभग 6.5 करोड़ प्रोसेस किए गए। जो औसत प्रोसेसिंग का समय था उसे घटाया गया और अब सिर्फ 16 दिनों में हो रहा है। अब सिर्फ 16 दिनों में हो रहा है और इसमें 45% 24 घंटे के अंदर 45% से ज्यादा रिफंड प्रोसेस कर दिया जा रहा है। इसे हम और बेहतर करना चाहते हैं। इसके लिए हम अगले जनरेशन का कॉमन आईटी फॉर्म भी ला रहे हैं, जिससे कि टैक्स पेयर को फायदा होगा और उनकी जो समस्याएं हैं उनको हल करने के लिए एक सिस्टम हम बनाएंगे। एमएसएमई और प्रोफेशनल्स की अगर बात करें, एमएसएमई की बात करें तो वो ग्रोथ का इंजन होते हैं किसी भी देश की अर्थव्यवस्था का। एमएसएमई का जो टर्नओवर है 2 करोड़ रुपए है और जो कुछ प्रोफेशनल्स हैं जिनका 50 लाख रुपए का टर्नओवर है उनको टैक्स प्रेजेंटिव टैक्सेशन का फायदा मिलेगा और इसकी लिमिट को हम बढ़ा रहे हैं 3 करोड़ एमएसएमई के लिए और एमएसएमई के और जो प्रोफेशनल्स हैं उनके लिए 75 लाख कर रहे हैं जिनकी कैश रिसिप्ट 5% से ज्यादा ना हो, उनकी कैश प्राप्तियां 5% से ज्यादा ना हो। इसके अलावा एमएसएमई को हम मदद करना चाहते हैं, उनको सही समय पर मदद मिले, उनको पेमेंट मिले। इसके लिए जो व्यय है तो उनको सही समय पर पेमेंट मिलना हम सुनिश्चित करेंगे। एमएससी को सहयोग की बात करें, कोऑपरेशन की बात की जाए तो ये एक ऐसी हमारा सिद्धांत है जिस पर हमें गर्व होना चाहिए। हमारे देश का यह सिद्धांत रहा है कि सहयोग के जरिए हम आगे बढ़ते हैं और अमृत काल में इस स्पिरिट को हम और बढ़ाएंगे। हमारे पास कई सारे प्रस्ताव हैं जिसमें कि हम कोऑपरेटिव सेक्टर को फायदा पहुंचाएंगे।
पहला, नए जो कोऑपरेटिव बनते हैं जो कि मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी यानी विनिर्माण के काम में लगते हैं 2023-24 31 मार्च तक लगे हुए हैं, उनको 15% का कम टैक्स देना पड़ेगा। जो नई मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है उनको यह फायदा होगा। दूसरा, हम ये जो चीनी से जुड़े हुए कोऑपरेटिव सहकारी संघ हैं उनको ये मौका दे रहे हैं कि जो गन्ना के किसान हैं उनको असेसमेंट ईयर 2016-17 से पहले जो खर्च उन्होंने किया है वो जारी करें। इससे 10,000 करोड़ की राहत मिलेगी। तीसरी बात, हम एक उच्च सीमा 2 लाख प्रति व्यक्ति प्राइमरी एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव में 2 लाख की उच्च सीमा स्थापित कर रहे हैं प्रति व्यक्ति। एग्रीकल्चरल और रूरल बैंक के जरिए यह उपलब्ध कराया जाएगा। तीसरी बात, एक उच्च सीमा हम उपलब्ध करा रहे हैं 2 लाख प्रति सदस्य जो बुनियादी प्राथमिक कोऑपरेटिव सोसाइटी हैं उनको इसका फायदा मिलेगा। इसी के तरह जो 3 करोड़ टीडीएस की कोऑपरेटिव को 3 करोड़ की उच्च सीमा दी जा रही है टीडीएस में। स्टार्टअप की अगर बात करें तो एंटरप्रेन्योरशिप यानी उद्यमिता बहुत जरूरी है किसी भी देश के आर्थिक विकास के लिए। हमने कई कदम उठाए हैं स्टार्टअप्स को फायदा पहुंचाने के लिए और उसका फायदा भी हमें मिला है। और भारत अब तीसरा सबसे बड़ा इकोसिस्टम है जो स्टार्टअप के लिए पूरे विश्व को अगर आप देखें, और इनोवेशन यानी नवाचार के मामले में दूसरे नंबर पर भारत है। हम यहां प्रस्ताव देते हैं कि डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन जो होता है उसको हम स्टार्टअप्स के लिए 31/3/2023 से बढ़ाकर 31/3/2024 तक बढ़ा रहे हैं। साथ ही हम ये जो भी उनका घाटा है चेंज ऑफ शेयर होल्डिंग की वजह से जो घाटा होता है स्टार्टअप्स को, वो 7 साल से इनकॉर्पोरेशन के 7 साल से बढ़ाकर उसे इनकॉर्पोरेशन के 10 साल तक कर रहे हैं। जो भी अपील है कमिश्नर लेवल पर जो संख्या है उसको कम करने के लिए हम 100 जॉइंट कमिश्नर्स की नियुक्ति को हम प्रस्तावित करते हैं ताकि जो छोटी अपील है उसको एड्रेस किया जा सके। इसमें वो केसेस को चुनेंगे ताकि इस मामले में तेजी से निपटारा किया जा सकेगा। जो भी टैक्स की जो छूट है वो बेहतर तरीके से किया जा सके, छूट का फायदा उठाया जा सके। हम कैपिटल गेन्स में जो डिडक्शन है निवेश में रेसिडेंशियल हाउसेज में सेक्शन 54 और सेक्शन 54F के तहत 10 करोड़ से कम किया जा रहा है। और इनकम टैक्स में जो छूट होती है इंश्योरेंस पॉलिसी तार्किक हम बनाना चाहेंगे। रेशनलाइजेशन यानी तार्किक बनाना बहुत जरूरी है। हम उसको सरल करना चाहते हैं। अगर इसमें बोर्ड आते हैं, कमीशन आते हैं जो कि नियमों के हिसाब से बनाए गए हैं। अगर हाउसिंग की बात की जाए, शहरों के विकास की बात की जाए और शहरों के रेगुलेशन की बात की जाए तो उन्हें इनकम टैक्स से छूट दी जाएगी। ये एक बड़ा कदम होगा, इस दिशा में हम आगे बढ़ेंगे। 10,000 का जो मिनिमम थ्रेशोल्ड है उसे हम हटा रहे हैं। गोल्ड को इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसिप्ट में कैपिटल गेन में नहीं कन्वर्ट किया जा सकेगा। 20% on taxable portion of EPF withdrawals in non-PAN cases and taxation on income for market-linked debentures. इसके अलावा जो कदम हमने उठाए गए हैं इस वित्त बिल में वो निम्नलिखित हैं। टैक्स बेनिफिट के अवधि को बढ़ाया जा रहा है। IFSC के लिए जो अवधि है वो 31/3/2025 तक बढ़ाई जा रही है। 276A इनकम टैक्स के अधिकतर नियमों को अपराध के दायरे से बाहर किया जा रहा है। स्ट्रैटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट को आगे बढ़ाया जा सकता है। IDBI बैंक का जो स्ट्रैटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट है उसको आगे बढ़ाएंगे।
personal income tax. पर्सनल इनकम टैक्स की अगर बात की जाए, Now I come to what और अब everyone is waiting for. हम उस मुद्दे पर आते हैं जिसका सभी को इंतजार है, Personal income tax. पर्सनल इनकम टैक्स। I have 5 major हमने announcements to 5 make in बड़े this. ऐलान करने हैं इस These क्षेत्र में। primarily benefit ये our इससे hard-working प्राथमिक तौर middle पर class. हमारे जो मेहनती मिडिल क्लास के लोग हैं उनको फायदा The first पहुंचेगा। one पहला concerns rebate. जिसमें छूट, Currently, those फिलहाल with income up to 5 जिसको lakh 5 do लाख not रुपए pay तक any है tax, उनको do कोई not टैक्स नहीं pay देना any पड़ता, income tax in उनको both इनकम टैक्स नहीं old देना पड़ता। and new regimes. ओल्ड या न्यू रेजिम में I उनको propose टैक्स नहीं to देना increase पड़ता। the rebate हम इस limit to रिबेट की जो 7 lakh लिमिट है उसको 7 लाख तक बढ़ा रहे हैं। इनकम टैक्स रिबेट को 5 लाख से बढ़ाकर 7 लाख कर रहे हैं। I propose और हम प्रस्ताव करते हैं हम प्रस्ताव करते हैं कि रिबेट की लिमिट जो है वो 7 लाख रुपए की जा रही है नए टैक्स रेजिम में। और अब जो नए टैक्स रेजिम में जो लोग होंगे जिनकी सैलरी 7 लाख रुपए तक होगी, आमदनी होगी, उनको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। दूसरा जो प्रस्ताव जो मिडिल क्लास से जुड़ा हुआ है, हमने 2020 में जिसको लागू किया था, नया पर्सनल इनकम टैक्स रेजिम लागू किया था, जिसमें 6 इनकम स्लैब्स बनाए गए थे जो 2.5 लाख से शुरू होते हैं।